मणिपुर की घटना के बारे में इन्होंने चुप्पी रखी है। ये कितना भी शीर्षासन कर लें, ये महिलाओं को लुभा नहीं सकेंगे, ऐसी मेरी राय है। आपने पहले देखा, शाहीन बाग का आंदोलन हमने देखा, जब मुसलमानों की नागरिकता समाप्त करने की बात आई, और अभी मणिपुर में जो महिलाओं के ऊपर हुआ, वो आप देखिए कि उसमें देश भर में जगह-जगह मैंने प्रदर्शन की बात सुनी है, जिसमें महिलाओं ने बड़े तौर पर हिस्सा लिया है। और ये भी देखिए, मणिपुर में जो इन्वेस्टिगेट करने गए उसमें कई महिला ग्रुप्स भी थे, कई महिला ग्रुप्स ने किया। तो ये महिला पहलवानों का भी मसला था। जी। महिला पहलवानों का भी मसला सामने है। तो ऐसे पे पूरे देश की महिलाएं एक रिजर्वेशन बिल पास करने से आकर्षित हो जाएंगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। ये मेरी राय है। बीएसपी का इंडिया गठबंधन से बाहर रहना, ये अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी को मदद करता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जी। आपको पता है कि बीजेपी जो है वो हिंदू राष्ट्र को समर्पित पार्टी है, हिंदू राष्ट्र की बात करती है। बीएसपी पार्टी दलितों की पार्टी है, जो बाबा साहब को मानती है। बाबा साहब ने अपनी किताब पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में स्पष्ट रूप से लिखा, पाकिस्तान बनना नहीं चाहिए। पाकिस्तान बना तो हिंदू राष्ट्र की संभावना, हिंदू राज की संभावना बढ़ जाएगी, और ये जी। हमारे लिए सबसे बड़ी शोकांतिका होगी। तो ये जी। बीएसपी पार्ट को क्यों नहीं देख रही? एक बार गैस सिलेंडर का 200 रुपए कम करने से कुछ नहीं होता। और ये भी देखिए, जब गैस सिलेंडर के बाद दाम बढ़ाए गए तो मोदी का फोटो नहीं था, पर गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए कम किए गए तो हर जगह मोदी मोदी है छा रहे हैं। हुँ। प्रधानमंत्री सब कैबिनेट मिनिस्टर में पहला मंत्री है, उससे ज्यादा उसका महत्व नहीं होना चाहिए। मोदी ने आके हुँ। क्या कि प्रधानमंत्री के पद में पूरी गरिमा, पूरी शक्ति, पूरी ये सेंट्रलाइज कर दी है, जो हमारे लोकतंत्र के मॉडल में नहीं बैठती। उनको जो एक महा लीडर के रूप में प्रोजेक्ट किया गया है, वो एक मीडिया का प्रोजेक्शन है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड का प्रोजेक्शन है, सोशल मीडिया का प्रोजेक्शन है, और उसके आधार पे ये कहा जाता है कि मोदी का विकल्प हो ही नहीं सकता कोई। तो महुआ मोइत्रा ने तो बहुत अच्छा जवाब दिया कि हुँ। मोदी के सिवा कोई भी विकल्प चलेगा। विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया, 2 दिवसीय मीटिंग समाप्त हो गई। 14 सदस्यीय जो है कोऑर्डिनेशन कमिटी बनी और वहाँ पे उपस्थित वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। सबने देखा ही, आपने अम्बेडकरनामा पर भी देखा। इधर कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबरॉय ने एक आर्टिकल लिखा था कि संविधान को बदल देना चाहिए। G20 की मीटिंग होने वाली है और इसी बीच मॉनसून सत्र अभी-अभी खत्म हुआ है कि पार्लियामेंट की स्पेशल सेशन की घोषणा हो गई है 18 से 22, 5 दिन के लिए। क्या जो ऑपोजिशन में जो यूनिटी हो रही है, आंतरिक मतभेद भुलाकर, और जिस तरह से एक चट्टानी एकता दिख रही है ऑपोजिशन में, क्या उससे एनडीए, बीजेपी घबरा गई है? क्यों स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का बुलाना पड़ा? ऐसी कोई अर्जेंसी तो दिख नहीं रही है। क्या कोई खास एजेंडा है? अभी 200 रुपए गैस सिलेंडर पे कम किया गया। क्या कोई खास एजेंडा है जिसके तहत बीजेपी अपने वोटर को अपने पास फिर से पुनः वापसी की कोशिश कर रही है? क्या है मामला? पूरा एपिसोड इसी पे आधारित है। पूरा वीडियो देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा। और इस एपिसोड में हमारे साथ हैं प्रोफेसर राम पुनियानी। लगातार अम्बेडकरनामा पर आप उनको सुन रहे हैं। स्वागत है सर अम्बेडकरनामा में। जी। धन्यवाद रतन, धन्यवाद। सर, आप मुंबई में थे, अब मुंबई में इतनी बड़ी मीटिंग हुई है, 2 दिन चली है, आपकी नज़र तो उस पे रही हो। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं इसको फ़ॉलो जी। कर रहा हूँ, और जी। एक ये काफ़ी खुशी की बात है कि इंडिया अलायंस जो बन रहा है, उसमें लगातार एक-एक स्टेप आगे जाकर ये अपनी मज़बूती बना रहे हैं। अब जी। इनके अंदर बहुत सारी पार्टियाँ हैं, छोटे-मोटे मतभेद हैं, पर दिख रहा ये है कि ये लोग समझ गए हैं कि इनके छोटे-मोटे मतभेद के कारण एकता को रोकने की ज़रूरत नहीं है। छोटे-मोटे मतभेद को सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा, क्योंकि इनमें ज़्यादातर पार्टियाँ ये भारतीय संविधान के प्रति प्रतिबद्ध हैं। ज़्यादातर पार्टियाँ नफ़रत की राजनीति के खिलाफ हैं। ज़्यादातर पार्टियाँ ये जो ऑटोक्रेसी आ रही है, लोकतंत्र को कमज़ोर करने की, उसके खिलाफ है। तो उस सिलसिले में देखा जाए तो बम्बई की मीटिंग एक बहुत
बहुत बड़ी सफलता रही है कि इसमें इतने 26 ये कोई ऐसे वो जो इन्होंने एनडीए के 38 सदस्यों को बुलाया, ये वैसी मीटिंग नहीं थी। तो एनडीए के जी 38 सदस्य तो दिखावा मात्र थे। ये सब अपने-अपने एरियाज़ के लीडर हैं, जिनके एमपीज़ हैं, एमएलएज़ हैं, ज़मीन पर जिनकी पकड़ है और जो ये देख रहे हैं कि पिछले 9 सालों में राजनीतिक हालात, आर्थिक हालात, सामाजिक हालात, हमारी सद्भावना के हालात, ये लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और इन चीज़ों के कारण प्रेरित होकर वो लगातार साथ में आ रहे हैं। अब ये बात उन्होंने जो कही 14 लोगों की कोऑर्डिनेशन कमेटी, ये बहुत एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि कोई एक कोऑर्डिनेटर रखने के बदले क्योंकि पार्टियां बहुत हैं, सबका अलग-अलग दायरा है और उसमें अगर ज़्यादा कोऑर्डिनेटर रहे, तो वो एक अच्छे तरीके से लोगों को इसमें चुनावी माहौल के लिए जोड़ सकेंगे। क्योंकि अभी जी तो ये गठबंधन के सामने 2 चुनौतियाँ हैं। एक तो सामान्य प्रोग्राम को सामने विकसित करना, जिसमें मतभेदों को छोटा-मोटा स्मूदन आउट करके, उसको सुथरा करके मुख्य मुद्दों को साथ में लेकर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम उसको कहें या जो भी कहें, एक थोड़ी सहमति को मजबूत करना और साथ ही साथ ज़मीन पे एक संदेश देना कि जिस प्रकार से बीजेपी का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ये इसको हराया नहीं जा सकता, आएगा तो मोदी ही, उसको एक इस प्रकार की कोशिशों से बहुत बड़ी चोट पहुँच रही है। क्योंकि अभी तक लोग कहते थे कि भाई पेट्रोल महँगा हो रहा है, क्या करें? पर आएगा तो मोदी ही। महँगाई बढ़ रही है, आएगा तो मोदी ही। क्योंकि मोदी के चारों तरफ एक जो करिश्मा करिश्मा जो खड़ा किया गया है, उनको जो एक महा लीडर के रूप में प्रोजेक्ट किया गया है, वो एक मीडिया का प्रोजेक्शन है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड का प्रोजेक्शन है, सोशल मीडिया का प्रोजेक्शन है और उसके आधार पे ये कहा जाता है कि मोदी का विकल्प हो ही नहीं सकता कोई। तो महुआ मोइत्रा ने तो बहुत अच्छा जवाब दिया कि मोदी हम्म के सिवा कोई भी विकल्प चलेगा। वो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि इस प्रकार का लीडर तो हमको चाहिए ही नहीं। और जैसे हमने पहले देखा कि देवेगौड़ा भी बने, फिर गुजराल बने, तो एक संयुक्त मोर्चे में से लीडर आ सकते हैं, जो सब लोगों की राय को लेकर एक मध्यम मार्ग निकाल के नहीं, सत्ता पे आ सकते हैं। प्रधानमंत्री कौन बनेगा इस पे अब कोई डिबेट नहीं है मुझे लगता है इंडिया में, कोई भी बन जाए लेकिन हटाओ इनको पहले। बिल्कुल सही है और मेरे ख्याल से वो सही तरीका है, क्योंकि प्रधानमंत्री के डिबेट में उलझे, तो उलझ के वहीं रह जाएँगे और वो जी जी महत्वपूर्ण ये है कि किस प्रकार की पॉलिसीज़ पे सहमति जताते हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम्म, क्योंकि जी देखिए कि देवेगौड़ा जैसे जब प्रधानमंत्री बने, उस समय कौन जानता था कि ये देवेगौड़ा कौन है? पर जब वो प्रधानमंत्री बने, पूरी कैबिनेट को साथ में लेकर चले, क्योंकि अभी तो कैबिनेट सिस्टम को खत्म कर दिया गया है। एक प्रधानमंत्री मोदी हैं, एक अमित शाह हैं जिनको लोग जानते हैं और नीति निर्धारण यही करते हैं। हमको वैसी सरकार चाहिए भी नहीं। हम्म प्रधानमंत्री सब कैबिनेट मिनिस्टर में पहला मंत्री है, उससे ज़्यादा उसका महत्व नहीं होना चाहिए। मोदी ने आके हम्म क्या कि प्रधानमंत्री के पद में पूरी गरिमा, पूरी शक्ति, पूरी ये सेंट्रलाइज़ कर दी है, जो हमारे लोकतंत्र के मॉडल में नहीं बैठती। आप पहले देखें तो नेहरू के समय से देखिए, कैबिनेट में इतने बड़े-बड़े दिग्गज रहते थे, जो अपनी राय स्पष्ट रखते थे, लोगों में पहचान थी। सब लोग जानते हैं कि रेलवे मिनिस्टर कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। अभी तो एक ही मिनिस्टर को जाना जाता है और ये एक बदलाव का भी प्रतीक है, सत्ता के केंद्रीकरण का प्रतीक है और यहाँ कैबिनेट सिस्टम जो वेस्टमिंस्टर मॉडल का केंद्र है, कैबिनेट सिस्टम प्रैक्टिकली खत्म हो चुका है। तो प्रधानमंत्री का इमेज रखना, इसको हमको तोड़ना पड़ेगा कि ये कोई प्रेसिडेंशियल सिस्टम तो है नहीं कि मोदी वर्सेस राजा भी कौन। नहीं, राजतंत्र भी नहीं है। राजतंत्र तो होना भी नहीं चाहिए, हम्म, राजतंत्र भी नहीं होना चाहिए, प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी नहीं होना चाहिए, अमेरिका टाइप वो नहीं है। हमारा तो मॉडल अलग है। हमारे मॉडल में तो एक चुनी हुई सरकार आती है, एमपी निर्णय लेते हैं कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, प्रधानमंत्री कैबिनेट बनाता है और उस कैबिनेट के आधार पे पूरी नीतियों का निर्धारण होता है। पिछले 9 सालों में इसको बदल दिया गया है और प्रधानमंत्री का चुनाव कहाँ से हुआ, वो एक बात है। फिर कैबिनेट के मिनिस्टर्स का क्या रोल है, एमपीज़ का क्या रोल है। एक्चुअली हमारे सिस्टम में हर एक एमपी का रोल महत्वपूर्ण है कि वो जी आवाज़ उठाए और उस आवाज़ के आधार पे सरकार अपनी नीतियों को बदले। तो यहाँ तो वो नहीं हो रहा, तो मुझे तो अच्छा लग रहा है कि प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नहीं रखा जा रहा और लोगों तक ये संदेश पहुँचाना ज़रूरी है कि हम प्रेसिडेंशियल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट नहीं है।
हम वेस्टमिनिस्टर मॉडल हैं, जहाँ चुने हुए एमपी प्रधानमंत्री का चुनाव करेंगे, चुने हुए सांसद प्रधानमंत्री का चुनाव करेंगे। मुख्य बात क्या है कि हम कौन से मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे, कि बीजेपी का एजेंडा क्या है, एनडीए बीजेपी तथाकथित एनडीए तो खैर उनकी एक पूंछ है, कोई इसमें खास दम तो है नहीं, और इधर इंडिया इंडिया पूरा एक वास्तविक है, तो इसका एजेंडा क्या है, उसके आधार पर मेरे ख्याल से चुनाव लड़ा जाना चाहिए। और जनता भी इस बात को स्वीकार कर लेगी, क्योंकि मोदी मोदी करके कितनी कब तक चलेंगे। कभी गैस का सिलेंडर 200 रुपया कम कर दिया तो मोदी का एडवर्टीजमेंट, चांद पे पहुंच गए तो मोदी का एडवर्टीजमेंट। मेरे ख्याल से अब तो लोग समझ भी गए होंगे कि ये केवल एक व्यक्ति की उपलब्धि नहीं है, ये पूरे समाज की, पूरे देश की उपलब्धि का प्रतीक है। और वो चंद्रयान की सफलता के लिए भी मोदी का फोटो सामने आ रहा है, वैज्ञानिकों का पीछे आ रहा है, ये 5 किलो अनाज, कोविड वैक्सीन, सब पे। अब वैसे तो कोविड का जो क्रेडिट लेना है तो वो मोदी की है, और डिसक्रेडिट के बारे में छुपाया जाता है। कोविड का कितना मिसमैनेजमेंट हुआ हम जानते हैं। गंगा के किनारे कितनी लाशें पड़ी मिली, कितने लोगों को बहा दिया गया, और कोविड में जब शहरों से लोग गांव जा रहे थे कितने लोगों को क्या तकलीफ हुई, वो सब के बारे में बात न करके कोविड सर्टिफिकेट पे मोदी का फोटो। और उसकी तो मजाक आप जानते होंगे ना, जब विदेशों में लोग गए कोविड सर्टिफिकेट देखकर, तो विदेशों ने वो सर्टिफिकेट कई बार रिजेक्ट कर दिया कि ये तो आपका फोटो है ही नहीं। तो कोविड पे तो उनका सर्टिफिकेट पे उनका फोटो है, पर बाकी जगह जहाँ नकारात्मक होती है उससे वो गायब रहते हैं। तो मैं तो काफी इससे प्रसन्न हूँ रतनलाल की भाई, ये जो इंडिया कोएलिशन बन रहा है ये काफी अच्छे तरीके से बन रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका जो 14 लोगों की कोऑर्डिनेशन कमेटी है ये अपने काम को मजबूत करेगी, एक अच्छा प्रोग्राम देश के सामने रखेगी, और वो प्रोग्राम के माध्यम से इनके कार्यकर्ता समाज तक उस चीज के बारे में बात करेंगे जो लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। सर ये मुझे लगता है कि भारतीय लोकशाही की, डेमोक्रेसी की ये ब्यूटी भी है कि देख लीजिए, बंगाल में सीपीएम और तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ है। जी 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 महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस, तमाम सब देख ही रहे हैं। जी। और ये इस तरह के एग्जाम्पल्स जो है ना कई जगह से आते हैं ना, कि भी जैसे राइट। जेडीयू आरजेडी एक दूसरे के खिलाफ लड़ी, कई एग्जाम्पल्स हैं। करेक्ट। लेकिन सब एक दूसरे के मतभेद को भुलाकर और सब करेक्ट। एक साथ करें, पूरा माले कम्युनिस्ट, सीपीएम सीपीआई के खिलाफ लड़ी, राइट। कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस के खिलाफ लड़ी, पूरी जम के लड़ाई हुई। समाजवादी मतलब जो लालू प्रसाद यादव हैं या सपा हैं, अखिलेश जी हैं, पूरा दोनों पार्टी का उदय ही एंटी कांग्रेसिज्म पे हुआ। लेकिन सब आज आंतरिक मतभेद बुलाकर सारे नेता एक साथ खड़े हैं। क्या लगता है कि उनको अगला चुनाव अगर ये जीत गई बीजेपी तो उनका अस्तित्व भी नहीं बचेगा, संविधान खतरे में, संसदीय प्रणाली खतरे में? क्या उनके जहन में ये बात आ गई है, इसलिए प्रधानमंत्री पद के लिए कोई दावेदारी, कोई बात ही नहीं अभी हो रही है? जी बिल्कुल सही। देखिए अभी 2 चुनावी सर्वे आए हैं, एक सी जी वोटर का है और एक दूसरे का है, और उसमें भी अभी भी बीजेपी को बढ़त दिखाई गई है। पर जी। ये ऐसा है कि जो एंटी इनकम्बेंसी अभी बिल्डअप हो रही है, और इंडिया कोएलिशन का इम्पैक्ट अभी पूरा जमीन तक गया नहीं, क्योंकि ये उनकी तीसरी मीटिंग है। तो मुझे लगता है कि चुनाव आते-आते अगर दिसंबर में भी ये चुनाव कर लें, जो ये चाहते हैं शायद, कई लोगों का वो भी डर है कि दिसंबर में ही चुनाव करा लेंगे, ताकि हम्म। ताकि इंडिया अलायंस को उतनी तैयारी करने का मौका ना मिले। ये वो एक तरफ से शायद चाहते हैं। पर मुझे लगता है कि जैसे कर्नाटक में हुआ, कर्नाटक में बीजेपी ने कितने पापड़ नहीं बेले, क्या नहीं किया उन्होंने। कितना पैसा, हम्म। कितना मैन पावर लगाया, कितना प्रोपेगेंडा किया, कितना बजरंगबली के नाम पे उन्होंने पोलराइज़ करने की कोशिश की। पर आखिर में जनता ने अपना मत दे दिया, क्योंकि जनता पीड़ित है आज बेरोज़गारी से, महँगाई से, किसानों की समस्याओं से, इन सब से पीड़ित है। एक बार गैस सिलेंडर का 200 रुपए कम करने से कुछ नहीं होता। और ये भी देखिए, जब गैस सिलेंडर के बाद दाम बढ़ाए गए, तो मोदी का फ़ोटो नहीं था, पर गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए कम किए गए, तो हर जगह मोदी, मोदी हो छा रहे हैं। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया है सर। एक बात बताएं, ये इतना क्रूशियल पॉइंट है, और इस क्रूशियल पॉइंट पे सबसे ज्यादा अगर मनुस्मृति लागू हुआ, समझ रहे, संवैधानिक जी, संस्थाएं खत्म हुई, संविधान को अगर खत्म किया गया, तो सबसे ज्यादा मार पड़ेगी वो दलितों में पड़ेगी।
मुसलमान तो अपना सर्वाइव जैसे करना है कर ही रहा है। लेकिन ऐसी स्थिति में जो पूरा उनका रिजर्वेशन है, प्रतिनिधित्व है, सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी का सवाल है, वैसी स्थिति में बीएसपी का अकेले चुनाव लड़ना, दोनों गठ मतलब इंडिया गठबंधन से बाहर रहना, ये किस ओर इशारा कर रहा है? ये देखिए बहुत गलत हो रहा है। बीएसपी का इंडिया गठबंधन से बाहर रहना, ये अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी को मदद करता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जी, आपको पता है कि बीजेपी जो है, वो हिंदू राष्ट्र को समर्पित पार्टी है, हिंदू राष्ट्र की बात करती है। बीएसपी पार्टी दलितों की पार्टी है, जो बाबा साहब को मानती है। बाबा साहब ने अपनी किताब पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में स्पष्ट रूप से लिखा, पाकिस्तान बनना नहीं चाहिए। पाकिस्तान बना तो हिंदू राष्ट्र की संभावना, हिंदू राज की संभावना बढ़ जाएगी और ये जी, हमारे लिए सबसे बड़ी शोकांतिका होगी। तो ये जी, बीएसपी पार्ट को क्यों नहीं देख रही कि आज वो मौका है कि हिंदू राष्ट्र वाली पार्टी जो 9 साल से बहुत मजबूत हो गई है, और वो पार्टी नहीं, उसके पार्टी से जुड़े हुए सब संगठन, वो अकेली पार्टी नहीं है, उसका पितृ संगठन है और उसके भातृ संगठन है, उसका भतीजे भांजे भतीजे संगठन है। इतने संगठनों का जब जाल बिछा हुआ है, तो बीएसपी अगर ये जानबूझ के नहीं समझना चाहती, तो निश्चित रूप से वो बीजेपी को मदद कर रही है, ऐसी मेरी राय है। इंडिया कोएलिशन के बाहर रहना मतलब बीजेपी को मदद करना है। ऐसी बात वो दूसरे दूसरे भी कई लोग इसी प्रकार की बातें कर रहे हैं। बड़ी लगता है कि बहुत क्रांतिकारी बातें कर रहे हैं, पर वास्तव में वो अपनी ज़िम्मेदारी से हटकर ऐसी पार्टी को मदद कर रहे हैं, जो हिंदू राष्ट्र के एजेंडा की तरफ देश को ढकेलना चाहती है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, 10 साल से सत्ता में है, कई सूबों में उनकी सरकार है। वो भी हिम्मत नहीं जुटा पाएगी अकेले चुनाव लड़ने के लिए, वो भी एनडीए बनाकर ही चुनाव लड़ती है। जी, ऐसी स्थिति में जबकि ये इनके पास अभी 10 सांसद हैं, जो कि सपा-बसपा गठबंधन से 10 सांसद आए थे और विधानसभा में उत्तर प्रदेश में 1 विधायक। वैसी स्थिति में ये ताल ठोकना कि हम अकेले लड़ेंगे चुनाव, ये तो थोड़ा अटपटा लग रहा है ना। कोई बड़ी इस तरह का अब राष्ट्रीय पार्टी तो ठीक है, बड़ी पार्टी है, लेकिन धीरे-धीरे सिमट के उत्तर प्रदेश में ही रह गई। जी। अब ये आपने अटपटा शब्द इस्तेमाल किया है, वो मैं कहता हूँ बहुत छोटा शब्द है इस चीज़ के लिए जो कर रहे हैं। अब ये तो आप देखिए कि आप अकेले चुनाव लड़के कोई बड़ा उपलब्धि प्राप्त नहीं करने वाले, जिस हालात में हैं। आजकल कई लोग तो बीजेपी के अस्तित्व को भी भूल रहे हैं और ये मेरी यानी अखबार के पेजों पे नहीं रहती, कोई आंदोलन में नहीं रहती, दलितों पे अत्याचार होते हैं उस समय चुप रहती है, और जो पूरा अभी संविधान बदलने की बात तक आई, उस पे भी वो चुप है। तो ये ट्विटर पे खाली ट्विटर पे लिखा जाता है, सिर्फ ट्विटर पे। वो तो कोई आंदोलन नहीं होता। बाबा साहब क्या कहते थे, आंदोलन संगठित हो और आंदोलन करो। वो बाबा साहब का हाँ, मूल मंत्र था। उनका मतलब ये थोड़ी कि आप ट्विटर पे 4 लाइन लिख दो और आपका आंदोलन पूरा हो गया। तो ये उस रास्ते से पूरी भटक गई है, ऐसा मुझे लगता है, और वो उसका रास्ता उसके पूरा विरोध में ही है, जो बाबा साहब ने हमें सिखाया। सर एक आखिरी सवाल। राहुल गांधी अडानी पे लगातार जो है ना अटैक कर रहे हैं। कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पहले दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो दिखाया था पूरे कागजात, और क्रोनी कैपिटलिज्म और कहिए कि मोनोपोली कैपिटलिज्म के खिलाफ बोल रहे हैं। कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं। क्या मैनिफेस्टो आएगा, उसमें यह रिफ्लेक्ट होगा और क्या सोशल जस्टिस लागू होगा? तमाम ये बातें हैं, जो निजीकरण हुआ अनडू किया जाएगा? मुझे लगता है कि राहुल गांधी अभी जो कह रहे हैं, वो मेरे और आपके दिल की बात है, ऐसा मुझे लगता है। जी, और हो सकता है अडानी के मामले पे उतनी सहमति ना हो, पर फिर भी अडानी को एक्सपोज़ तो हो गए हैं। अडानी को एक्सपोज़ करने में जितना काम राहुल गांधी ने अकेले ने किया है, उतना किसी ने नहीं किया है। और जो कहता है ये हमारे प्रधानमंत्री सत्ता पे आए थे, ना खाऊँगा ना खाने दूँगा, वो अडानी के प्लेन में घूम रहे थे, वो एक सिम्बॉलिक था। हर जगह उन्होंने अडानी को पूरी सहूलियत दी है, उसमें कितने-कितने घपले हुए हैं, वो सब एक्सपोज़ है। तो इनका जो प्रोग्राम आएगा, उसमें क्रोनिक कैपिटलिज़्म के खिलाफ आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि बीच में इनके हुँ, कुछ सदस्यों ने अडानी की तारीफ़ भी कर दी थी, जैसे शरद पवार ने, पर उसके बावजूद घपले इतने बड़े हैं कि उनको छुपाना आसान नहीं है। और दूसरा आप जो बात कर रहे हैं, राहुल गांधी कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, दूसरी चीज़ों की बात कर रहे हैं, वो तो मिलके मेरे ख्याल से वो चीज़ें हैं जो जनता की आवाज़ है, और उसपे तो
ये कोएलिशन, इंडिया कोएलिशन सहमत होगा, ऐसी पूरा मेरा विश्वास है, क्योंकि वो मुख्य रूप से यही मुद्दे हैं जिसके आधार पे अगला चुनाव लड़ा जाना चाहिए। सर, महिलाएं बीजेपी सरकार से नाराज दिखी महंगाई को लेकर, गैस सिलेंडर को लेकर। 200 रुपए कम कर दिए गए अभी गैस सिलेंडर को लेकर। क्या ये महिलाएं आदि वोटर हैं, हाफ वोटर? क्या स्पेशल जो सेशन होने जा रहा है पार्लियामेंट में, तो नरेंद्र मोदी सरकार, बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार, क्या महिला रिजर्वेशन बिल को लाकर एक तुरुप का एक खेल सकती है? क्योंकि कुछ स्पष्ट नहीं है, क्योंकि जितना प्रोसीजर होता है स्पेशल सेशन बुलाने का, बात की जाती है, लीडर ऑपोजिशन से बात की जाती है, नोटिस जारी होता है, तमाम कुछ तो हुआ नहीं, सीधे आदेश आ गया कि स्पेशल सेशन होगा। तो क्या जी। तुरुप का इक्का की तरह वो महिला रिजर्वेशन बिल ला सकते हैं? क्या हो सकता है उसमें, या देखिए, उपलब्धियां गिनाई जाएंगी? इसमें 2 चीज़ें मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि गैस जी। सिलेंडर की कीमत रक्षाबंधन पे कम की गई, ये भी मेरे ख्याल से एक पितृसत्तात्मक सोच है कि हम्म। जैसे रसोई का काम केवल महिलाओं का है, हम्म। ये एक इंडिकेशन है, गैस सिलेंडर महिलाएं यूज़ करती हैं। जबकि हम जब बराबरी में मानते हैं, तो उसमें तो पुरुष पुरुष का भी काम है, महिला का भी काम है कि दोनों मिलके कमाएँ, दोनों मिलके घर चलाएँ। तो पहला तो मेरा उस बात से विरोध है। अब हो सकता है टैक्टिकली महिला आरक्षण बिल को लाने के लिए वो कोशिश कर सकते हैं, थोड़ा उनको आकर्षित करने के लिए। पर रतनलाल, मैं आपको बताऊँ कि जिस प्रकार से मणिपुर की घटना के बारे में इन्होंने चुप्पी रखी है, ये कितना भी शीर्षासन कर लें, ये महिलाओं को लुभा नहीं सकेंगे, ऐसी मेरी राय है। आपने पहले देखा, शाहीन बाग का आंदोलन हमने देखा, जब मुसलमानों की नागरिकता समाप्त करने की बात आई, और अभी मणिपुर में जो महिलाओं के ऊपर हुआ, वो आप देखिए कि उसमें देश भर में जगह-जगह मैंने प्रदर्शन की बात सुनी है, जिसमें महिलाओं ने बड़े तौर पर हिस्सा लिया है। और ये भी देखिए, मणिपुर में जो इन्वेस्टिगेट करने गए, उसमें कई महिला ग्रुप्स भी थे, कई महिला ग्रुप्स ने किया। तो ये महिला पहलवानों का भी मसला था जी। महिला पहलवानों का भी मसला सामने है। तो ऐसे पे पूरे देश की महिलाएं एक रिजर्वेशन बिल पास करने से आकर्षित हो जाएंगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। ये मेरी राय है, क्योंकि महिलाओं के अंदर, जैसे आपने बिल्कुल सही याद दिलाया, पहलवानों का जो हाल हुआ, जिस प्रकार से उनको पीटा गया, मारा गया, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। और मणिपुर ने तो पराकाष्ठा कर दी कि मणिपुर हम्म। के मामले में हमारे प्रधानमंत्री ने चुप्पी तोड़ी नहीं महीनों तक, और बोले भी तो ऐसा गोलमाल बोले जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। मणिपुर को हम्म। उन्होंने छत्तीसगढ़ और राजस्थान से मिला दिया, जिसकी कोई तुलना नहीं है। मैं कहता हूँ मणिपुर की घटना की तुलना किसी चीज़ से की नहीं जा सकती। उसको डाइल्यूट करके, उसको हल्का करके दिखाया जो प्रधानमंत्री ने, वो मेरे ख्याल से पूरे देश की महिलाओं का अपमान है। और उसके चलते महिला आरक्षण बिल के आने से भी कई महिलाएं इनसे आकृष्ट होंगी, मुझे इस बात पे विश्वास नहीं है। शुक्रिया सर। और दोस्तों, प्रोफेसर राम पुनियानी साहब हैं, स्पष्टता से, बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। बहुत सारे इश्यूज हैं, लगातार अम्बेडकरनामा पर आप इनको सुन रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं। जब 5 दिन का स्पेशल पार्लियामेंट सेशन चलेगा, उसमें भी चर्चा होगी। और G20 अगली एपिसोड जब बनेगी, तो G20 पे प्रोफेसर पुनियानी के साथ चर्चा होगी। पूरा वीडियो देखिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जल्दी मिलता है। शुक्रिया सर, थैंक यू। धन्यवाद।